हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन ध्वनि के परावर्तन के बारे में बात करेंगे और फिर प्रतिध्वनि क्या होती है और फिर ध्वनि का अनुरणन, इस 3 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने बात की थी कि ध्वनि है वो विभिन्न विभिन्न माध्यम के अंदर किस चाल से गति करती है। माध्यम परिवर्तित होने पर ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन आता है। तो वहाँ पे अपन को पता चला था कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, ठोस में होती है, फिर किस में होगी, द्रव के अंदर, और सबसे कम किस में होती है, हवा या वायु के अंदर होती है। ठीक है। और निर्वात के अंदर ध्वनि कभी भी माध्यम की अनुपस्थिति में ध्वनि सुनाई नहीं देती। ये चीज़ों के बारे में अपन को पता लगा था। अब कहीं पे आपने देखा होगा कि बहुत सारा जैसे धमाका होता है तो दीवारें वगैरह या कोई घर या कोई बड़ी बिल्डिंग गिर जाती है। वो क्यों होता है कि उसको समझने के लिए कि जब कोई भी पिंड है, कोई भी पिंड, सपोज करें ये पिंड यदि इसका वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो, किससे, ध्वनि के वेग से, या ध्वनि के चाल से अधिक चाल से कोई पिंड गति करता हो, तो उस पिंड की गति क्या कहलाती है, पराध्वनिक चाल। कौन सी, पराध्वनिक चाल। ठीक है। सबसोनिक और सुपरसोनिक। ठीक है, कि ध्वनि की चाल से कम होते सबसोनिक और अधिक हो तो सुपरसोनिक अपन स्पीड कहते हैं। ठीक है। जब तो ध्वनि की चाल से अधिक चाल से जो पिंड गति करता है उस पिंड चाल को अपन क्या कहते हैं, पराध्वनिक चाल। ये चाल किस में अपन को देखने मिलते हैं, जैसे बुलेट, जो गन से निकलती हुई बुलेट, या फिर जेट, वायुयान, इनकी गति होती है वो अधिक होती है। किससे अधिक होती है, ध्वनि की चाल से अधिक होती है। तो जब ध्वनि की चाल से अधिक चाल से गति करता है पिंड, तो ये अपने साथ जो अधिक तेजी से गति करता है तो एक प्रघाती तरंगे उत्पन्न करता है। कैसी, प्रघाती तरंगे उत्पन्न करता है जो बहुत उच्च एनर्जी की होती है, हाई एनर्जी की प्रघाती तरंगे उत्पन्न करता है। और ये तरंगे क्या करता है, वायु के अंदर जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से, अब प्रेशर में परिवर्तन की वजह से एक प्रबल ध्वनि उत्पन्न करती है। कैसी, एक प्रबल ध्वनि उत्पन्न करती है जिसे अपन ध्वनि बूम कहते हैं। सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, ध्वनि बूम। तो ये पराध्वनिक वायुयान से उत्पन्न इस ध्वनि बूम में इतनी ऊर्जा होती है कि ये अपने पास खिड़कियों के शीशे वगैरह या दीवार को गिराने में भी कामयाब होती है, या भवनों मकानों के अंदर क्षति भी पहुंच जाती है। कि यदि अपन एक बड़ा सा बम, जो दीपावली पे अपन छोड़ते हैं, पटाखों का एक बैग भरा, अगर उस पर आग लगा दें तो यहाँ पर जो विस्फोट होगा इससे क्षतिग्रस्त हो जाती है चीज़। ठीक है। या बहुत अधिक आवाज़ के अंदर अपन, जैसे अपन लाउड स्पीकर है उसके पास अगर कांच का ऐसे पर्दा रखें और इससे अगर हाई प्रबल ध्वनि यहाँ से निकले तो एक कांच टूटने की संभावना होती है। ठीक है। तो ये अपने पास ध्वनि का प्रभाव होगा। अब अपन देखते हैं ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के अपन साउंड से पहले अपन समझते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन अपन छोटी क्लासों में पढ़ते हैं क्या, परावर्तन का मतलब जब कोई भी, अब बात करें प्रकाश की, पहले किसकी,
प्रकाश का परावर्तन के बारे में अपन जाते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से गति करता हुआ दूसरे माध्यम में जाता है और दूसरे माध्यम की सतह का टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आने की घटना को अपन क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। अब ऐसा का ऐसा ध्वनि का भी परावर्तन। ध्वनि क्या होगी कि ध्वनि एक माध्यम से गति करते हुए दूसरे सामने एक अवरोधक या दीवार या अन्य किसी माध्यम से टकराकर पुनः अपन को क्या करती है? सुनाई देती है। वो क्या कहलाता है? ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। तो अपन कह सकते हैं कि प्रकाश की भांति ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव की सतह से क्या होती है? परावर्तित होती है। ये इसके चाहे ध्वनि का हो या प्रकाश का हो, परावर्तन के नियम क्या रहेंगे? समान ही रहेंगे। परावर्तन का नियम क्या कहता है? पहला बात करें तो ये अपने पास परावर्तन के बारे में बात करें अपन थोड़ी सी बता दें। परावर्तन में प्रकाश के अंदर यह होता है आपतित किरण होता है, एक होता है परावर्तित किरण, और यहाँ पे होता है अभिलंब। जितना कोण आई होता है उतना ही कोण क्या होता है? आर। ठीक है, ये कहलाता है आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। ये रिफ्लेक्शन एंगल या परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये माध्यम फर्स्ट, माध्यम सेकंड। ठीक है, तो ये चीज़ों के बारे में अपन ने बात की। परावर्तन के लिए मेन चीज़ आवश्यक क्या है कि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम से जाए या फिर एक माध्यम के बीच में परावर्तन के लिए अवरोधक आवश्यक है। किसके लिए? ध्वनि के परावर्तन के लिए। जैसे अपन बात करें किसी पहाड़ी के पास में, सपोज करें ये पहाड़ी है, अपन यहाँ पे खड़े बड़ी सी बूम लगाते, ध्वनि बूम, तो यहाँ पर जो बूम लगाएंगे स्रोत से, तो ये यहाँ से परावर्तन होने के बाद कुछ समय बाद में, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद में अपन को ध्वनि पुनः सुनाई देती है। और यही होता है क्या है? ध्वनि का परावर्तन होता है। ठीक है, अपन ने नियम बताए नहीं। नियम क्या होगा? एक नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा होता है कि जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, ये चीज़ होती है। लेकिन ध्वनि के परावर्तन में क्या होगा? परावर्तन के पश्चात ध्वनि है वो तीनों दिशा में ऐसे जा सकती है। ठीक है, आपतन तरंग है। ठीक है, आगे जाके क्या होती है? बिखर जाती है। ओके, इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपन समझे बात करें। एक अपने पास टेबल है, टेबल के ऊपर अपन ने एक छोटी सी क्या बनाई है? दीवार है। यहाँ पे एक बेलनाकार अपने पास क्या है? पाइप है। और यहाँ पे अपन ने क्या लगा रखी? घड़ी। और यहाँ से अपने पास यहाँ से कोई ध्वनि स्रोत से अपन ने क्या लगाई? आवाज़ लगाई। तो आवाज़ या ध्वनि की तरंगें यहाँ से जाएगी और इस दीवार से टकराकर पुनः अपने कान में अंदर संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये घड़ी क्या बताए कि यहाँ किस समय ध्वनि स्रोत से ध्वनि छोड़ी और कितने समय में अपन को सुनाई दी। ठीक है, ये अपन समय का मेजरमेंट, और यही क्या होता है? ध्वनि का परावर्तन होता है। ठीक है, इसमें अपने पास जैसे परावर्तन के लिए, प्रकाश के परावर्तन के लिए जो माध्यम है या इसकी सतह कैसी होनी चाहिए? चिकनी होनी चाहिए। ऐसे दिखने के लिए कैसी? प्रभाव को देखने के लिए चिकनी होनी चाहिए। लेकिन ध्वनि स्रोत के लिए अपने पास माध्यम कैसा भी हो सकता है? ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है। केवल अवरोधक की आवश्यकता हो, चाहे उस पर पॉलिश हो या नहीं, और सतह खुरदरी हो या समतल, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी? अपने पास ध्वनि के परावर्तन की। अब अपने पास एक चीज आती है, प्रतिध्वनि क्या होती है? प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि को समझने के लिए अपन देखें कि एक अपने पास क्या है? एक दीवार है, यहाँ कोई व्यक्ति है या फिर माने क्या है? ध्वनि स्रोत है। यहाँ से ध्वनि तरंगे जाएगी और यहाँ टकराने के पश्चात अपन को क्या वापस सुनाई देती, और वापस सुनाई देने वाली ध्वनि को अपन क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। या फिर परावर्तन के पश्चात जो ध्वनि सुनाई देती है उसे अपन क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है, और जो प्रतिध्वनि है वो अपने पास लगभग
मस्तिष्क के अंदर संवेदना लगभग 0.1 सेकंड के अंदर अंदर अपन को, या इसकी संवेदना 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी, प्रैक्टिकली चीज़ें। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए अपने पास मूल ध्वनि या फिर अपन मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि या परावर्तित ध्वनि के बीच का जो समय है वो कितना होना चाहिए, 0.1 सेकंड का अवश्य होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल कितनी होती है, 344 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और ये जो ध्वनि है वो श्रोता और के ध्वनि जब इस वेग से गति करेगी या इस स्पीड से जाएगी तो प्रतिध्वनि है वो कितने, श्रोता को 1 सेकंड 0.1 सेकंड के पश्चात ही पहुंचना चाहिए, ताकि अपने पास इतना तो 0.1 सेकंड तक अगर अपने मस्तिष्क के अंदर संवेदना रहेगी तभी अपन को प्रतिध्वनि सुनाई देगी, अन्यथा सुनाई नहीं देगी। और ये अब डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए मिनिमम, श्रोता और उस दीवार के मध्य। ठीक है, कम से कम अगर बात करें कि ये समय दे रखा है टी कितना, 0.1 सेकंड के मध्य, और इसकी स्पीड दे रखी है 344 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से अपन डिस्टेंस ज्ञात करें तो लगभग हमारे पास कितना, 34.4 मीटर होनी चाहिए। ये तो कितनी, यहाँ से पुनः टोटल डिस्टेंस कितनी, टोटल डिस्टेंस। और मिनिमम डिस्टेंस होती है, मिनिमम डिस्टेंस या दूरी लगभग इसकी आधी कितनी हो, 17.2 मीटर अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपने पास बात हो गई किसकी, ये अपन बात करें कितने, 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि ताप के साथ में ध्वनि की चाल में भी क्या होता है, परिवर्तन आता है। और ये प्रतिध्वनि है अपन को निरंतर बार बार क्या होता है, जैसे अपने पास इको कहते हैं, अपन क्या कहते हैं, इको। इको का मतलब जैसे एक बार अपन ने आवाज़ दी तो वो बार बार क्या करता है, प्रतिध्वनि या बार बार परावर्तन के पश्चात, ध्वनि के परावर्तन के पश्चात एक से अधिक प्रतिध्वनियाँ अपन को सुनाई देती हैं, बहुत सारी। जैसे अपने पास बात करें बिजली कड़कते समय बादलों की गड़गड़ाहट की ध्वनि है वो क्या होती है, बादलों और भूमि के मध्य बार बार परावर्तन के कारण, बार बार परावर्तन के कारण इतनी ध्वनि अपन को सुनाई देती है। ठीक है, तो ये बात होगी किसकी, प्रतिध्वनि की। अब एक चीज आती है और अनुरणन। अनुरणन क्या है कि जैसे अपने पास एक कोई बड़ा सा हॉल है, बड़ा सा हॉल है, और यहाँ से कोई अगर ध्वनि स्रोत है वो क्या कुछ स्पीड से ध्वनि यहाँ से पार आ रही है, और ये ध्वनि स्रोत के कारण इस हॉल के अंदर ध्वनि है वो बार बार क्या होती है, ऐसे 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 क्या होती है, परावर्तित होती है। परावर्तन के कारण प्रतिध्वनियाँ अपन को क्या करती है, सुनाई देती है। और एक बार के पश्चात अपन को बहुत सारी या बहुत अधिक प्रतिध्वनियाँ क्या करती है, सुनाई देती है। और ये तब तक सुनाई देती है कि जब तक इसके अंदर एनर्जी क्या होती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, तो तब तक सुनाई देने वाली ध्वनि, जब तक ये यहाँ से प्रतिध्वनियाँ बार बार परावर्तन के पश्चात इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, और ध्वनि अपन क्या हो जाती है, निर्बंध हो जाती है। ध्वनि क्या हो जाती है, निर्बंध। और इस निर्बंध होता है, ध्वनि का निर्बंध होना ही क्या कहलाता है, अनुरणन कहलाता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि इसको परिभाषित करें तो क्या होगा कि किसी बड़े हॉल के अंदर ध्वनि की दीवार से बार बार परावर्तन के कारण काफ़ी समय तक जो ध्वनि है वो उसी के अंदर क्या आती बनी रहती है, तब तक बनी रहती है जितनी कम न हो जाए कि वो सुनाई ही ना पड़े। सुनाई ही ना पड़े, सुनाई ना पड़ने का मतलब ध्वनि
निर्बंध हो जाती है और इसे ही क्या कहते हैं अपन, ध्वनि का अनुरणन कहते हैं। और ये अनुरणन किस पे डिपेंड करता है, अवशोषण गुणांक पर। अवशोषण गुणांक पर किसके, दीवार के या माध्यम के जो ध्वनि अवशोषण गुणांक है, इसलिए ठीक है। इसलिए तो अपने पास, और इसी को ही अपन क्या कहते हैं, इको नॉर्मल भाषा में कहते हैं, ठीक है। और इस को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपने हॉल के ऊपर है या हॉल के दीवारों के मध्य यहाँ पे अपन फाइबर सीटें या खुरदरे प्लास्टर करवाते हैं या ध्वनि अवशोषक पदार्थ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ध्वनि अवशोषक पदार्थ लगाए जाते हैं, ठीक है। और ऐसी सीटों का यहाँ पे चुनाव किया जाता है जो जिसका ध्वनि अवशोषण गुणांक के आधार पे अपन इसको चूज करते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी ध्वनि का अनुरणन, ओके। तो ठीक है, आज अपन ने बात की ध्वनि का परावर्तन, ठीक है, और प्रतिध्वनि क्या होती है और अनुरणन क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। आई होप आज को ये चीज़ें समझ में आई हो, ओके। कल अपन इसके पढ़ेंगे परावर्तन के क्या क्या उपयोग होते हैं और ध्वनि का क्या परिसर होता है या श्रव्यता परिसर क्या होता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक। चलिए, धन्यवाद।